तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज वीक का पहला दिन, नए हफ्ते की शुरुआत, और एक अच्छी खबर अब धीरे धीरे आ रही है कि जो हिंदुस्तान में कोरोना के रेट्स हैं उसमें लगातार गिरावट आ रही है। 4 लाख तक पहुँच चुका था ये एक वक्त में, अब करीब 2.5 लाख के आसपास पर डे का ये है। तो एक अंदाज़ा था कि ये कब तक पीक पे पहुँचेगा और उसके बाद पीक गिरना शुरू होगा, तो लगभग वही है और दुआ यही है कि इसी तेज़ी से गिरे। और इसके साथ ही अब थोड़ी सी ऑक्सीजन और बाकी चीज़ों को लेके, ख़ासतौर पे ऑक्सीजन की जो मारामारी थी दिल्ली की अगर बात करूँ तो थोड़ा बहुत अब बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि बहुत जगह से ऑक्सीजन भी आ चुके हैं। लेकिन अब भी हालात ठीक नहीं है देश के, और ख़ासतौर पर गांव के। तो दुआ यही है कि इस कोरोना के कहर से हम लोग जल्दी निकलें। इस कोरोना के अलावा इस वक्त पूरी दुनिया में एक और ख़बर चर्चा में है। तो आज बहुत सारे लोगों के मेल आए थे कि वो डिटेल में जानना चाहते थे कि क्यों इजराइल और अरब की दुश्मनी है, 6 दिन के जंग की क्या अहमियत है, वो 6 दिन की जंग जो इजराइल ने लड़ी अरब के साथ, उसके क्या मायने हैं, क्यों ये जंग हुई। तो वो सारी चीज़ें, और ये इजराइल एक्चुअली इससे पहले जब इजराइल बना तो सारे यहूदी कहाँ रहते थे, क्या उनका कोई देश था, ये सब बिखरे पड़े हुए थे, और ये इजरायली या यहूदी हैं क्या। तो कोशिश करूँगा सारी चीज़ें आपके सामने रखने की। इस वक्त इंडिया में भी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो लड़ाई चल रही है, एक दूसरे की तरफ तनाव बना हुआ, कहीं जंग ना हो जाए इसका डर है। तो 2 अलग अलग राय और बटी हुई सोच है, जैसे पूरी दुनिया की है। ये दुनिया अरब और इस फ़लस्तीन की लड़ाई में बहुत सारे देश एक तरफ हैं, कई सारे देश दूसरी तरफ हैं, और इसमें भारत का भी स्टैंड जो है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊं। उससे शुरुआत ये कि 1900 से पहले तक इस दुनिया में तब भी यहूदी थे, उनका वजूद था, लेकिन वो बिखरे हुए थे। और यहूदियों की एक पहचान ये थी आमतौर पर एक बिजनेसमैन के तौर पर कि वो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, और इनका व्यापार दुनिया के हर देश में होता था। उसमें अरब भी है, यूरोप भी है। लेकिन कायदे से यहूदियों को एक अपना देश और अपने देश में बसने की, और उनके नाम से भी एक देश हो, ये सारी चीज़ें आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों ने जर्मनी पर कब्जा किया, हिटलर उनके लीडर, और उस वक्त नस्ल भेद शुरू हुआ। अच्छा, उस वक्त भी क्या था कि जर्मनी में बहुत सारे यहूदी पहुंचे थे, बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, अमीर लोग थे। तो ये जहां जाते जिस देश में, वहां पे पहले प्रॉपर्टी खरीदते, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद बिजनेस शुरू करते। फिर उनकी पहुंच इतनी होती कि वहां के पॉलिटिकल सिस्टम, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके रिश्ते होते, और वो एक तरह से पावर सेंटर होते। जर्मनी में भी यही हाल था। बहुत सारे यहूदी और वहाँ के व्यापारियों ने, व यहूदियों ने जर्मनी में एक तरह से एक काफ़ी ज़मीन और ये सारी चीज़ें अपने नाम कर रखी थी। हिटलर को ये चीज़ पसंद नहीं थी, और इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कहते हैं कि जो हिटलर का यातना कैंप था, शिविर, जहाँ लोगों को मारा गया, उसके अलग अलग डिटेल है, फिगर है। कहते हैं कि करीब 6 सालों में हिटलर ने 40 से 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया, चुन चुन कर। उसे यहूदियों से खास दुश्मनी थी। तो बाद में बहुत सारे, कई लाख यहूदियों को जब फिर जर्मनी की जंग में हार हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और तो उन लोगों को वहाँ उस कैंप से, यातना कैंप से छुड़ाया गया। लेकिन ये जब यातना हो रही थी और यहूदियों को मारा जा रहा था, उस वक्त जो यहूदी थे दुनिया के अलग अलग देशों में बिखरे थे, कहते कि वहाँ से उनको ये आया कि कोई अपना एक देश होना चाहिए। और उस वक्त बहुत से यहूदी अलग अलग देशों में शरण ले रहे थे। कई देशों से उन्होंने शरण भी मांगी। फिर बाद में चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी उस एरिया में, तुर्की से पहले, तुर्की के बाद, तो बहुत सारे यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे। और उस वक्त फिलिस्तीन अरब देश की एक जमीन हुआ करती थी, और फिलिस्तीनियों ने उनको अपने यहाँ रखा। फिर अंग्रेजों की हुकूमत थी, धीरे धीरे यहूदी वहाँ पहुँचने लगे। अच्छा, उस फिलिस्तीन के अंदर एक यरूशलेम, उससे ख़ास लगाव था यहूदियों को, क्योंकि उनका मानना था कि उनके धर्म का जन्म और उसके जो मंदिरों के अवशेष हैं वो यरूशलेम में है, और उनकी धार्मिक पुस्तक का भी उससे जुड़ाव था। तो यरूशलेम से ख़ास लगाव, और उसके आसपास फिलिस्तीन, धीरे धीरे यहूदी बसने लगे। लेकिन तब भी पॉपुलेशन
फिलिस्तीनियों की ज़्यादा थी, मुस्लिमों की। लेकिन एक वक्त आया जब पूरे देश के यहूदी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हाथों जो कुछ हुआ, जिस तरीके से यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल कर मारा गया, लाखों यहूदियों का कत्लेआम हुआ, तो उन्हें लगा कि अब एक जगह रहने की ज़रूरत है, तो वो फ़िलिस्तीन पहुँचते हैं। अच्छा, उस वक्त फ़िलिस्तीन जो ज़मीन का टुकड़ा है वो पूरी तरह से 100% फ़िलिस्तीनियों के कब्जे में था, उनकी ज़मीन। लेकिन जब आबादी बढ़ी, फिर अंग्रेज़ों ने उनको वहाँ ले जाके बसाना शुरू किया। तो जब ऐसा बसाना शुरू किया, आपको याद होगा कि 1947 में अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान के भी टुकड़े किए थे, आज़ादी देते हुए, और इस बात को हो गए 74 साल, लेकिन दोनों के रिश्ते आज भी वैसे ही हैं, इंडिया पाकिस्तान। सेम 47 में जो अंग्रेज ने इंडिया और पाकिस्तान के लिए किया था, 48 में उसने इजराइल और फिलिस्तीन के लिए किया। अंग्रेज कमज़ोर हो चुके थे, उस इलाके को खाली करना था, वो चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। अब जब 2 टुकड़े किए तो उस फिलिस्तीन की पूरी ज़मीन के 2 टुकड़े हुए। 55% ज़मीन का टुकड़ा 55% फिलिस्तीनियों के हिस्से में आया और 45% यहूदियों के। ये पहला था। लेकिन इससे भी मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि उसी जगह पे 8% ज़मीन के टुकड़े पर ये पूरा यरूशलेम है, जो धार्मिक लिहाज से, पहले भी आपको बताया, यहूदियों के लिए, मुस्लिम के लिए, ईसाइयों के लिए, तीनों के लिए वो बड़ा अहमियत रखता है। अब जब ये बंटवारा हुआ और इजराइल ने फिर मई 1948 को अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया, दुनिया का पहला यहूदी देश बना, तब उसने ये तय किया कि यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाएगा, क्योंकि धार्मिक लिहाज से उनके लिए खास था। इधर फिलिस्तीन चाहता था कि यरूशलेम उसकी राजधानी बने, क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद वहीं पे और उनके लिए वो पवित्र जगह। ईसाइयों का कोई वहां पे इस वक्त मतलब नहीं था, क्योंकि ना उनकी जमीन थी ना वहां कब्जा था। तो अब लड़ाई इन दोनों के बीच में थी और इसको लेके लड़ाई चलती रही। तब फिर यूनाइटेड नेशन को बीच में कूदना पड़ा, और यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि 1948 में अंग्रेजों ने जो 2 टुकड़े किए थे, 55% फिलिस्तीन, 45% इजराइल, अब उनमें से 8% जो यरूशलेम का हिस्सा था उसको अलग कर दिया और कहा कि 8% जिस पे यरूशलेम है, ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में इंटरनेशनल गवर्नमेंट देखेगी, यहाँ की सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन की निगरानी में होगी। तो ना इसका मालिकाना हक फिलिस्तीन का होगा और ना इजराइल का होगा। तो अब 45% और 55% टुकड़े हुए थे, अब 8% ये भी हट गया, तो अब 48 और 44% रह गया। 48% अब फिलिस्तीनियों के पास, 44% अब यहूदियों के पास। तो पहले 55 था, फिर फिलिस्तीन हो गया 48, और 45 था इजराइल, वो हो गया 44, 8% उधर चला गया। लेकिन ये लड़ाई उसके बाद भी शांत नहीं हुई। फिर 1953 में, 67 में, 82 में, और छुटपुट ये लड़ाई चलती रही। और जब जब ये लड़ाई हुई इन दोनों के बीच में, तब तब उस लड़ाई में इजराइल जो है वो लगभग जीतता रहा, और धीरे धीरे करके उसने जो ज़मीन है वो फिलिस्तीन के हाथ से लेता रहा। तो फिलिस्तीन पहले 55 से 48 पे आया, फिर उसके बाद 35 पे आया, फिर 32 पे आया, 22 पे आया। इस वक्त कायदे से जो पूरे इजराइल और फिलिस्तीन की ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि इस वक्त इजराइल की, अगर ये 8% यरूशलेम अभी भी, चूंकि यूनाइटेड नेशन ने मान्यता दी नहीं है कि ये किसके अंडर में होगा, तो उसको हटा दूं, तो करीब 80% ज़मीन के उस टुकड़े पर इजराइल का कब्जा है। 80%, जब बंटवारा हुआ था तब 45% मिला था, अभी 80% हो गया है। और फिलिस्तीन अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12% में सिमट कर रह गया है। इन 12% में भी 2 इलाके हैं, एक है गाजा और एक है वेस्ट बैंक, और ये दोनों दूसरे दूरी पर हैं। वेस्ट बैंक के बराबर में ही यरूशलेम है। गाजा जो है वो मिस्र और इसके बॉर्डर से इधर लगता है। जो सारी लड़ाई अभी चल रही है वो एक्चुअली गाजा से चल रही है, वेस्ट बैंक से नहीं। वेस्ट बैंक में बड़ा शांतिपूर्ण माहौल रहता है और वहां पे इस तरह की चीजें कम होती हैं। गाजा में क्यों होती है? उसकी वजह है कि गाजा पे हमास का कंट्रोल है। हमास एक गरम दल है, लड़ाकू हैं उसके अंदर, और उनको हथियार, ये सारी चीजें मिस्र से, उधर
सीरिया से, ईरान से मिलता रहता है और ईरान हमास को सपोर्ट करता है। हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप भी डिक्लेयर किया गया है, लेकिन वो अपने आप को लड़ाका मानते हैं। तो गाजा से सारे रॉकेट लॉन्च होते हैं जो इजराइल के ऊपर गिरते हैं, चाहे वो तेल अवीव हो या उसके बाकी शहर। और इजराइल पलट में उसके बदले में गाजा पे अटैक कर रहा है। जो अभी सारी आप तस्वीरें देख रहे हैं बिल्डिंगों को गिरने की, रॉकेट दागने की, बम गिराने की, ये गाजा की है। वेस्ट बैंक में कुछ नहीं है। हाँ, यरूशलेम में विरोध प्रदर्शन हुआ था जब अल-अक्सा मस्जिद के अंदर रमजान में घुसने नहीं दिया गया था और पथराव हुआ था, तो उसको लेकर। तो कुल मिला के अब कहानी ये है कि जो फिलिस्तीन कभी 100% हुआ करता था, बंटवारे के बाद आधे से ज़्यादा उसके हिस्से में आया। लेकिन इन 73 सालों में घटते घटते सिमटते सिमटते अब फिलिस्तीन के पास सिर्फ 12% ज़मीन बचा है। 80% इजराइल का कब्जा हो चुका है। 8% यूनाइटेड नेशन के अंडर में, हालांकि उस पर भी अभी इसने कहा इजराइल ने कि वो अपनी राजधानी बनाना चाहता है। वहाँ पे यूएस एम्बेसी भी खोल दिया, अमेरिका ने उस एम्बेसी की मान्यता भी दे दी कि वहाँ पे। लेकिन पॉलिटिकल कैपिटल के तौर पर अभी भी तेल अवीव है, यरूशलेम नहीं है। तो ये जो मौजूदा लड़ाई है, ये गाजा और हमास, जो गाजा पे जिसका कंट्रोल उसके और इजरायली फोर्स के बीच में हो रही है। अब यहां पर कई देश बटे हुए हैं। उसकी वजह ये है, कुछ कहते हैं कि हमास ने हमला किया इजराइल पे तो इजराइल को अपने ऊपर हमले को बचाव का हक है, तो इसलिए इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। इधर जो अरब मुल्क हैं उनका कहना है कि इजराइल अल-अक्सा मस्जिद पर और यरूशलेम पर कब्जा करना चाहता है, जबकि यूनाइटेड नेशन ने उसको अपने कंट्रोल में रखा है। वहाँ उसकी आर्मी, वहाँ उसकी पुलिस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कैसे घुस सकती है। तो इन चीज़ों को लेके ये लड़ाई चल रही है और इसमें दो खेमा बढ़ चुका है। अरब मुल्कों की कल एक मीटिंग भी हुई और उसमें कहा गया कि अगर अल-अक्सा मस्जिद पर कब्जा करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब सवाल ये है कि इजराइल 80% जगह पे कब्जा कैसे कर लिया। तो इस कब्जे की कहानी की शुरुआत होती है 1967 से। इजराइल बना था 1948 में, शायद 6 मई 1948 को इजराइल ने एक अपने आप को आज़ाद देश डिक्लेयर किया था। लेकिन इसके 19 साल के बाद 1967 में जब इजराइल बना तो अरब देश इजराइल की मान्यता के खिलाफ थे और वो नहीं चाहते थे कि इजराइल फिलिस्तीन की ज़मीन पर रहे। तो वो शुरू से टसल चल रहा था। 1967 में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन, इन तीनों देशों की तरफ से इजराइल को यह था कि हमला हो सकता है। उधर रूस ने ये खबर दी थी मिस्र को कि इजराइल अटैक कर सकता है। अब यहां दो लड़ाई थी। एक, मिस्र को यह थी कि अगर अरब देशों ने उस पर हमला किया और जंग हुई और अगर वो हार गया तो फिर इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा और बड़े मुश्किल से उनको एक देश मिला है यहूदियों का। तो इस लड़ाई में अगर वो हार गए तो फिर इजराइल खत्म, फिर फिलिस्तीनियों का कब्जा और सब कुछ खत्म, उन्हें दर दर भटकना पड़ेगा, वो जगह छोड़नी पड़ेगी। तो इजराइल लड़ रहा था अपने वजूद, अपने अस्तित्व के लिए। इधर अरब देश ये था कि अंग्रेजों ने गलत किया, कैसे टुकड़े किए। इजराइल का इस फिलिस्तीन की धरती पे कोई हक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही सदियों से फिलिस्तीनियों की ज़मीन अरब की ज़मीन रही है। तो इस लड़ाई में लेकिन अरब मुल्क थे तो एक साथ, पर फिर भी बटे हुए थे। उधर इजराइल बनने के बाद उसे मालूम था कि एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर, उस वक्त उसकी आबादी और भी कम थी, 60-70 लाख। ऐसे में इन सारे मुल्कों का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को ताकतवर बनाए। और इजराइल बनने के बाद उनका सबसे ज़्यादा फोकस जो रहा वो उनके अपने इंटेलिजेंस पे, मोसाद आप जानते हैं, उनकी आर्मी, उनके डिफेंस सिस्टम, उनकी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया और उसका उनको फ़ायदा हुआ। उसने अपनी एयरफोर्स से लेके बाकी सारी चीज़ों को बहुत मजबूत किया और इसमें अमेरिका ने इजराइल का पूरा साथ दिया। 1967 6 जून को अचानक इजराइल पहल करता है और वो मिस्र के ऊपर अटैक कर देता है। इससे पहले यह था कि ये जंग टाली जाए, अमेरिका से लेकर बाकी सारे देश उसमें लगे हुए थे। लेकिन अच्छा, इस जंग के लिए इजराइल को यह भी मालूम था कि आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी और उस वक्त तक उनके पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी। तो जो 50-55 साल के यहूदी थे उन लोगों को भी ट्रेनिंग देकर फोर्स में भर्ती किया गया था। तो एक डर था कि ज़्यादा दिन तक लड़ाई खींची तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
लेकिन ये था कि अस्तित्व की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है, तो जीतना भी ज़रूरी है। तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और प्लानिंग के साथ उन्हें मालूम था कि इजराइल अगर हारेगा तो वो एयरफोर्स के जरिए हारेगा। अगर उनके ऊपर दुश्मनों ने पहले अरब मुल्कों ने अटैक कर दिया और उनके एयरबेस को इसको नुकसान पहुंचा दिया तो फिर ज़मीनी लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो 6 जून को सबसे पहले इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन इनके आसमानों और एयरबेस पे हमला किया और पहले ही दिन लगभग इन देशों के आसमान पर एक तरह से इजराइल का कब्जा हो चुका था, क्योंकि उन्होंने उनके करीब 600 से 700 के करीब लड़ाकू विमानों को तहस नहस कर दिया, सारे एयरबेस पे बमबारी की, संभलने का मौका ही नहीं मिला। इधर इन देशों को ये था कि शायद इजराइल जो जंग हो अभी 4, 5, 9 या 8 दिन और आगे हो, उससे पहले नहीं हो। लेकिन इजराइल ने वक्त से पहले अटैक इसलिए किया क्योंकि उसे मालूम था कि अगर ज़्यादा वक्त देंगे तो एक तो इंटरनेशनल प्रेशर होगा, जंग नहीं होगी, और दूसरा उन लोगों को तैयारी का मौका मिलेगा। तो पहले दिन आसमानी जंग में इजराइल ने लगभग एक तरह से पूरा कब्जा कर लिया। इसके बाद फिर ज़मीन के रास्ते टैंक और सेना उनकी आगे बढ़ी और ये लड़ाई चलती रही। करीब 6 दिन तक ये लड़ाई चली। हालांकि इस दौरान में ये भी है कि जॉर्डन की जो सेना थी वो लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन फिर उनके कमांडर ने जो है उन्हें पीछे हटने का वो कहा, ऑर्डर दिया, जिससे काफ़ी नाराज़ थी उस वक्त वहाँ की आर्मी भी। और जॉर्डन शुरू से कहता है कि इजराइल की ये 6 दिन की जंग जो जीतने का दावा करता है वो झूठा है। लेकिन ये दावा झूठा इसलिए नहीं है क्योंकि 6 दिन की लड़ाई के बाद आखिरकार पूरी दुनिया के देश सब इकट्ठे आए और यूनाइटेड नेशन में इसमें दखल दिया। और यूनाइटेड नेशन के दखल के बाद 10 जून को आखिरकार एक समझौता हुआ और उस समझौते के बाद ये जंग रुकी। लेकिन जब जंग रुकी तब तक जो इजराइल है उसने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था, गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था, जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया था और सीरिया से गोलान हाइट्स, इन जगहों पे कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में गाजा और ये सारी चीज़ें चूंकि फिर समझौता हुआ तो जो कुछ छीनी गई जगह थी वो तो लौटा दी, लेकिन कुछ बाद में भी इजराइल के पास रहा। और इजराइल को ये था कि अगर ये नहीं लौटाएंगे तो फिर ये छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तो इसलिए उसको लौटा दिया गया था। लेकिन ये 6 दिन की जंग के बाद अरब देशों के आपसी तालमेल को लेकर फिर उनके आपस में भी लड़ाई हुई। फिर तो अरब देशों में बहुत सारा हो गया। सऊदी अरब जो है वो ईरान के अगेंस्ट हो गया, सीरिया जो है उसको लेके अरब देशों में आपस में दो फाड़ हो गए। एक गुट अमेरिका की तरफ था, एक गुट रशिया के साथ आ गया था। सऊदी अरब की अपनी जो पूरी सुरक्षा या आर्मी की हम बात करें तो वो कोई फैसला ही नहीं ले पाती, इसलिए कि उन्होंने अपनी पूरी डिफेंस सिस्टम एक तरह से कहें या डिफेंस वो अमेरिका के हाथों में दे रखा है कि आप जानो, आप हमारे देश के माई बाप हो, आप समझो इसको कैसे क्या करना है। तो जो अमेरिका कहता है सऊदी अरब वही करता है। आप इसका भी अभी लेटेस्ट देखिए कि जब ये अभी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में तनाव शुरू हुआ तो अमेरिका ने अपने फाइटर 18 जो हैं जेट वो सऊदी अरब की ज़मीन पर तैनात कर रखा कि अगर इमरजेंसी पड़ेगा तो वहाँ से उड़ेगा। तो अब सऊदी अरब एक तरफ अभी इजराइल की बुराई कर रहा है, लेकिन वही अमेरिका को भी वो अपनी जेट रखने के लिए जगह भी दे रहा है। तो ये डबल पॉलिसी है। ईरान को लेकर भी उसकी ऐसी ही है, सीरिया को लेकर भी उसका ऐसे ही है, क्योंकि सीरिया में एक तरफ अमेरिका है और दूसरा गुट रशिया है। तो जिधर अमेरिका होता है सऊदी अरब उधर चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों ने मिलकर हालात को इस तरीके से बना रखा है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इस जंग से क्या होगा। तो दो चीज़ें, जो पुराना इतिहास है 1967 या उससे पहले 1953, 48 के बाद जो भी है, जब जब ऐसे जंग हुए इजराइल को फ़ायदा हुआ। इजराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन को कब्जा लिया और इसीलिए वो आज 80% ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। तो अगर फिर एक बार ऐसे जंग होती है तो अब दो ही चीज़ें बची हुई हैं, एक गाज़ा और एक वेस्ट बैंक फ़लस्तीन के पास। यरूशलेम पे लगभग एक तरह से, हालांकि यूएन का कंट्रोल है, लेकिन वो कहने को, क्योंकि वहाँ पे आर्मी भी है, वहाँ पे पुलिस भी जो है वो फ़लस्तीन की है, वो सॉरी इजराइल की है। तो अब सारी लड़ाई फिर आकर रुक जाएगी यरूशलेम पर। लेकिन एक चीज़ का डर है, वो ये, या अभी तक जितनी भी चीज़ों पे जगह पे कब्जा किया इजराइल ने, यरूशलेम को लेकर बड़ी दूसरी भावनाएं, और ये तीनों तरफ से हैं, यहूदियों की तरफ से भी, मुस्लिम की तरफ से भी और ईसाइयों की तरफ से भी। तो ख़ासतौर पर जो अरब देश है पूरा, उनके लिए यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद
ये वो दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आँच आएगी तो वो किसी भी हद तक उन्होंने धमकी दी कि वो जाएंगे। और यहीं पे यूएन और बाकी जो दुनिया के सारे ताकतवर और सुपर पावर हैं देश, उनको यही है कि बस यरूशलेम तक कोई नौबत ना आए, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे दुनिया दो खेमे में साफ साफ बढ़ जाए। तो अभी तक बात गाज़ा की है, गाज़ा हमास के कंट्रोल में है, हमास वहाँ से रॉकेट छोड़ रहा है, उधर से इजराइल कर रही है। लेकिन बात अगर यरूशलेम तक पहुँच गई तो फिर ये मामला गड़बड़ा सकता है। और अगर यरूशलेम तक बात नहीं पहुँचती है तो फिर जैसे बीच में तनाव था, ये भी तनाव का दौर है, तो मुझे लगता है कि फिर शायद कोई बीच का रास्ता निकल आए और समझौता हो जाए। लेकिन यरूशलेम में अगर कुछ होता है तो फिर जंग यकीनी है। तो ये थी पूरी जानकारी। इजराइल फिलिस्तीन, अभी फिलिस्तीन के पास कितनी ज़मीन, इजराइल के पास कितनी ज़मीन, उन सारी चीज़ों की अब आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।